भारतीय शिक्षा बोर्ड, अगर एक पंक्ति में कहा जाए परिचय, तो भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Patanjali Yogpeeth has been selected as a sponsoring body, and this board is like CBSE, administratively, financially and functionally independent. So if you go through the site of the Government of India, Secretary School Education and Literacy, स्कूली शिक्षा और साक्षरता का जो सचिव का भारत सरकार का जो शिक्षा विभाग का जो वेबसाइट है, उसका अगर आप ब्राउज करेंगे तो आपको सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड भी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा मिलेगा. क्योंकि बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में ये जिज्ञासाएं रहती हैं कि क्या कोई ये प्राइवेट बोर्ड है क्या. एक्चुअली दिस बोर्ड इज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and its unique design and its birth has been taken place through a unique model bylaws. तो ये बोर्ड आपको सीबीएसई, एनआईओएस एंड भारतीय शिक्षा बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है. वहां ये भी नहीं लिखा है कि स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि योगपीठ, बिकॉज यूनिक जो मॉडल बायलॉज है उसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है भारतीय शिक्षा बोर्ड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड दिस मॉडल बायलॉज वाज फाइनलाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एंड लॉ मिनिस्टर वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द कमिटी टू फाइनलाइज द प्रोविजंस ऑफ द मॉडल बायलॉज. उसमें उन्होंने पहला ऑब्जेक्टिव लिखा है ब्लेंडिंग ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा विथ मॉडर्न एजुकेशन. आधुनिक शिक्षा के साथ भारत की ज्ञान परंपरा का समन्वय, ये ऑब्जेक्टिव है. बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि व्हाई दिस बोर्ड इज नीडेड व्हेन देयर आर सो मेनी बोर्ड्स इन आवर भारत. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे बोर्ड को गठन करने समय ये मैंडेट किया कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू ही भविष्य में दूसरे बोर्ड के समकक्ष घोषित करेगी, और भारत सरकार ने उसके लिए एक पैरामीटर एसओपी तय किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसमें उन्होंने लिखा कि ये शर्तें जो परिपूर्ण करेगा वही समकक्षता प्राप्त करेगा. उन शर्तों में उन्होंने पहली शर्त लिखी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को मानेगा. जो भारत सरकार का एनसीएफ है और एनईपी है, एनईपी ओरिएंटेशन एंड कंफॉर्मिटी विथ एनसीएफ. एनसीएफ के साथ पूरी कंफॉर्मिटी होनी चाहिए. कंफॉर्मिटी शब्द इसलिए प्रयोग किया है, अलाइनमेंट शब्द इसलिए प्रयोग होता है वहां क्योंकि आपके पास बोर्ड को देयर मस्ट बी सम पॉसिबिलिटी टू एक्सप्लोर फर्दर. एनसीएफ इज ए ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट इसलिए जरूरी है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे, चाहे सीयूटी हो, चाहे जेईई नीट हो, चाहे फर्दर यूपीएससी यूपीपीएससी हो या स्टेट की जो सर्विस कमीशंस हो, उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड स्वरूप होना चाहिए उसका. इसलिए एनसीएफ में जो कॉम्पिटेंसी ग्रेड वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो वर्टिकल प्रोग्रेशन और हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेशन में जो भी एक ब्लूप्रिंट है, एवरी बोर्ड हैज टू एडहर एंड हैज टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द स्पिरिट ऑफ द एनसीएफ. इसलिए बहुत सारे हमारे जो गुरुकुल हैं और बहुत सारे हमारे जो मदरसे हैं इस देश में, चूंकि वो कन्फॉर्मिटी नहीं रखते हैं, इसलिए उनका जो रेलिवेंस है, जो उपादेयता है, उनका जो औचित्य है, उनकी जो अर्थवत्ता है, वो कहीं न कहीं खंडित हो जाती है सारे ज्ञान परंपरा के साथ होते हुए भी अपनी. इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको बच्चे को भारतीय संस्कृति से भी जोड़ना है, साथ ही उसको आधुनिक युग में 21वीं सदी में अपनी उत्कृष्टता हासिल करने के लिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डोमेन में
उसको एक कैपेबिलिटी, एक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वैल्यूज और डिस्पोजिशन भी होनी चाहिए 21वीं सदी के अनुरूप अपनी संस्कृति में गढ़ते हुए भी, ताकि वो एक ग्लोबल लीडरशिप लायक हो सके। वो सिर्फ एक लोकलाइज्ड तक सीमित ना हो। और देश को अगर विश्वगुरु बनाना है तो जाहिर है कि हमें जितने भी न्यू नॉलेज क्रिएशंस हैं, जितने भी नवीन ज्ञान सृजन है, उनके साथ भी बच्चे को गढ़ना हो। लेकिन उसकी रूटिंग जो है, उसकी जड़ें जो है भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं में, उसकी जो एक आत्मा है हमारी सांस्कृतिक यात्रा की, उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। तो पहला लक्ष्य उन्होंने एनसीएफ रखा, दूसरा रखा एनसीटी, क्योंकि टीचर अच्छे नहीं होंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नॉलेज का ट्रांसमिशन नहीं होगा, प्रॉपर पेडागोजिकल अप्रोच नहीं होगा वहां फिर सही। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो मूल्यांकन पद्धति होगी उसके विषय में भी कुछ दिशा निर्देश जो भारत सरकार के होंगे उसके भीतर अपने को रखेगा और राइट टू एजुकेशन एक्ट को मानेगा। जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए 2009 का जो एक्ट इनैक्ट हुआ था, उसके जो प्रोविजंस हैं, उसके जो शर्तें हैं, उसको मानेगा। ये इन्होंने मोटे तौर पर इक्विवेलेंस के लिए स्थापित किया। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड इन सारे मानकों पर खरा उतरते हुए एआईयू द्वारा, ये पहला बोर्ड है जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड एजेंसी ने किसी बोर्ड को देश के सभी स्टेट और नेशनल बोर्ड के समकक्ष घोषित किया है। बाकी सभी भी कोप्से से हैं, उनका भी, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पत्र भी जारी किया है 3 फरवरी 2023 को सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को, सारे राज्यों के एजुकेशन सेक्रेटरीज को, कि आपके यहां जितने बोर्ड चल रहे हैं उन बोर्ड के कब गठन हुआ, उसका क्या उद्देश्य था, उसके विषय में डिटेल शेयर करिए। कुछ राज्यों ने किया, कुछ राज्यों ने अभी नहीं किया, क्योंकि आई एम ऑलवेज इन कांस्टेंट टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहां से जो फीडबैक है बता रहा हूं। आईसीएससी को उन्होंने अपने वेबसाइट पर लिखा है प्राइवेट बोर्ड, तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। और श्रवण, अब आपने चूंकि बहुत परिश्रम से तैयार किया है, तो मैं तो एक जनरल एक पृष्ठभूमि रख रहा था। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इस बोर्ड की? क्योंकि आप सभी लोग शिक्षाविद हैं, आपको किसी भी वर्णन या व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। एवरीबडी ऑफ यू knows well about the 1835 एजुकेशन एक्ट। 1835 का एजुकेशन एक्ट जो था, वो किस तरह से हमारी पूरी जो कल्चरल जर्नी को कैसे नकार देता है। क्योंकि शिक्षा में जिसको हम करिकुलम कहते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट क्या है? पहला है उसका पाठ्यक्रम, दूसरा है उसका पाठ्यचर्या सिलेबस, तीसरा है उसका टेक्स्ट बुक, चौथा पार्ट है उसका पेडागोजी, पांचवा पार्ट है उसका असेसमेंट, और छठा पार्ट है उसका स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट। ये 6 जो कंपोनेंट थे 1835 के एक्ट में, इस तरह से करिकुलम ही डिजाइन किया गया इंटीग्रेटेड वे में कि हमारी भारत की सारी ज्ञान परंपरा के प्रति हीन भावना पैदा हो या उसका जिक्र ही ना हो उसमें। और नौकरी परक शिक्षा, कि लोग सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी का उनके हिस्सा होने के लिए पढ़ें, और उसी तरह का पाठ्यक्रम हो कि वो, जैसा मैकाले कहता था कि भाई रंग रूप में शरीर से तो भारतीय हो, लेकिन मानस उनका अंग्रेजियत से लबालब भरा हुआ हो। तो वो एक जो, यद्यपि मैं भी भारतीय प्रशासनिक सेवा से ही सेवानिवृत्त हुआ हूं, तो ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही हमारा उद्देश्य हो किसी शिक्षा का, तो कितना खतरनाक होगा किसी भी देश के लिए, समाज के लिए।
वहां नेतृत्व कहां से आएगा? वहां पर शोध भी नेतृत्व का ही हिस्सा है। इनोवेशंस बिना नवोन्मेष के कोई रिसर्चर नहीं हो सकता। जब तक उसके अंदर प्रवृत्ति ना हो किसी एक क्षेत्र विशेष में लीडरशिप होने की, तब तक वो किसी भी क्षेत्र में कोई मौलिक कार्य नहीं कर सकता। और युग हमेशा नए परिवर्तनों के साथ उम्मीद करता है कि नए बदलावों के अनुरूप अपनी दक्षताओं का विकास और नए शोध के विषय आने चाहिए। तो उसने जो उपेक्षा किया, उनके समय में भी स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, महर्षि अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर हेडगेवार साहब और उनके तमाम अनुयायियों ने, पंडित मदन मोहन मालवीय और विभिन्न ऐसी संस्थाएं जो आप जुड़े हुए हैं, उनके जो भी जनक रहे हैं, चाहे वो जैन एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो बौद्ध संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो वेदांत से जुड़े हुए संगठन दक्षिण भारत के हों, चाहे वो लिंगायत से जुड़े हुए संगठन हों, वो सारे संगठनों ने आवाज उस समय भी उठाई थी कि हमें शिक्षा भारत में भारतीय दृश्य से होनी चाहिए और भारत की समूची सांस्कृतिक यात्रा को बच्चों के मानस का एक एल्गोरिदम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ। अब स्वतंत्रता के बाद भी प्रयास हुए। मैं किसी के बारे में कोई ऋणात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, प्रयास बहुत हुए हैं और बहुत सारी संस्थाओं ने भी प्रयास किया और सरकारों ने भी प्रयास किया। लेकिन जो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एक जो सावयिक परिवर्तन होना चाहिए, वो जो रैशनल एंड ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, उसके विषय में चिंतन तो चला, लेकिन उसका कोई बहुत क्रियान्वयन पूर्ण दिशा में नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि हमें अगर उसको पुनर्जीवन करना है, अपनी विराट गुरुकुली परंपरा की पेडागॉजी को भी लाना है, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी को भी लाना है। मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी, हम नहीं कह रहे हैं कि प्राचीन में साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसा गढ़ा गया मैकाले की शिक्षा के बाद। हमारे यहां बहुत ही प्रचुर मात्रा में, उस पर विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, परिचर्चाओं के दौरान चर्चा होगी कि बहुत सारे हर विषय में हमारे ऋषियों की प्रज्ञा जो है बहुत ही निष्णात रही है और हर शास्त्रों में हमारे उसके स्वरूप मिलते हैं, लेकिन वो नकार दिए गए, करिकुलम का हिस्सा ही नहीं बनाएंगे। हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के पीछे जो हमें भारत सरकार ने उद्देश्य दिया, वो यही उद्देश्य है कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसको हमें कॉन्टेक्सचुअलाइज भी करना होगा। अगर हम सिर्फ उन्हीं शब्दों को पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो आज का युवा मानस तब तक उसको स्वीकार नहीं करता जब तक कि हम वर्तमान परिवेश के साथ, उस संदर्भ के साथ आज की समस्याओं के समाधान के लिए उसकी उपादेयता उनके मानस में नहीं बैठा पाएंगे, तब तक वो उनकी स्वीकार्यता सहज रूप से नहीं होगी। तो उसको हम कैसे अपने बोर्ड में ला रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयासों पर भी आपसे हमें और भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और पूज्य स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि बच्चों में होना चाहिए विकल्प रहित संकल्प और अखंड पुरुषार्थ।
औपचारिक रूप से परम पूज्य स्वामी जी की अनुमति से इस परिचर्चा को प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम मैं ज्ञान आलोक की पर्याय मां शारदा को नमन करता हूं। परम पूज्य स्वामी जी जो भारत की सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह हैं और आत्मनिर्भर राष्ट्र के महान शिल्पी हैं, उनको भी मैं शत-शत नमन करता हूं। हमारे मध्य में भारत की संन्यास परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी उपस्थित हैं। मैं उनको हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूं। हमारे मध्य में विद्या, वैदुष्य, विनम्रता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति पूज्य साध्वी देवप्रिया बहन उपस्थित हैं, जो पतंजलि विश्वविद्यालय की डीन हैं और दर्शन और संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और महिला पतंजलि योग समिति की राष्ट्रीय केंद्रीय प्रभारी हैं और लाखों महिलाओं को प्रेरणा देती हैं भारत की संस्कृति के साथ जुड़ाव का और भारत की संस्कृति के प्रसार के लिए। बाकी अन्य सभी जो विभूतियां दिव्यात्माएं यहां उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करता हूं पुनः। पूज्य स्वामी जी, अभी परिचर्चा मैंने आप लोगों से प्रारंभ की थी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका जो उद्देश्य है जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है वो क्या है और उसकी दिशा में हम किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं वो सभी वर्षों से, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था कि मैकाले के 1835 के एक्ट के बाद भी तमाम ऐसे ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महर्षि अरविंदो, डॉक्टर हेडगेवार, ऐसे तमाम चिंतक रहे जिन्होंने निरंतर ये प्रयास किया कि भारत की शिक्षा की नाभि भारत की सांस्कृतिक यात्रा से जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन आंशिक सफलताएं उन्हें मिली। अगर वो नहीं मिली होती तो भारत की स्वतंत्रता में जो त्याग देने वाले युवाओं की एक लंबी श्रृंखला हुई थी वो नहीं हो पाती। कि भारत की स्वतंत्रता भी उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही परिणाम रही है। अगर वो कल्चरल रेनेसा पूज्य स्वामी दयानंद जी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से युवाओं के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव नहीं हुआ होता पैदा, तो देश में तमाम जो स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानी थे वो समक्ष नहीं आ पाते। उसी तरह से अनेक जैन मुनियों ने और बौद्ध भिक्षुओं ने भी अनेक प्रकार के प्रयास अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव के लिए युवाओं के मानस को गढ़ने के लिए किया और जिसका प्रतिफलन है कि अनेक संस्थाएं स्वतंत्रता के बाद भी उनकी धारणाओं के प्रसार और उसके केंद्रीय सार तत्व को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ी हैं। ऐसे ही समर्थ प्रतिनिधियों को पूज्य स्वामी जी की आदेश से, उनकी अनुमति से मैंने आप लोगों को यहां आमंत्रित किया है, जिसमें हमारी विद्या भारती एक अखिल भारतीय संगठन है जो लगभग जो उसका प्रारंभ डॉक्टर हेडगेवार साहब ने किया, लगभग 100 वर्ष होने जा रहा है और उसकी धारणा से आप्लावित होकर के अनेक जो वैचारिक शाखाएं और संस्थाएं खड़ी हुई। उसके दो बहुत ही समर्थ प्रतिनिधि हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर केवी सिंह साहब जो विद्या भारती का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मंत्री हैं विद्या भारती में, और
उसी तरह से एक भारतीय शिक्षण मंडल की शिक्षा में किस तरह के परिवर्तनकामी प्रवाह को सम्मिलित करना चाहिए, हाउ टू इंटीग्रेट द रिक्वायर्ड कल्चरल रेनेसा एंड एजुकेशनल reconstruct, looking at the present challenges, उसकी दिशा में जो काम करता रहा है वो संगठन है भारतीय शिक्षण मंडल। उसके भी संगठन मंत्री जी आदरणीय श्रद्धेय शंकरानंद जी भी उपस्थित हैं। तो ये दो संगठन ऐसे हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर भी काम करते रहे हैं। उसी तरह से रामकृष्ण मठ कि पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय स्वामी जी उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद का जिनका नाम मैं बार बार मैं ही नहीं पूरा देश लेता है, और उनके द्वारा जो पूरे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का ध्वज फहराया गया और झकझोर दिया गया पूरे विश्व को कि जो 1835 के एजुकेशन एक्ट के बाद ग्रियर्सन, रिस्ले, जेम्स मिल के माध्यम से कोई पुरातात्विक और नृवंशी एंथ्रोपोमीटर के माध्यम से या कोई लिंग्विस्टिक के माध्यम से और किसी ने ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री के माध्यम से जो देश में गलत नैरेटिव गढ़ दिया था, उस नैरेटिव को खंडित करते हुए भारत की ऋषि परंपरा, संन्यास परंपरा, वेदांत परंपरा, वैदिक परंपराओं का यदि पूरे विश्व के मानस में प्रतिष्ठित किया तो स्वामी विवेकानंद जी। ऐसे संगठन के उनके दो संगठन के लोग यहां उपस्थित हैं, रामकृष्ण मठ के लोग और विवेकानंद केंद्र के लोग। उन सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे जो रामानुजाचार्य द्वारा जो विशिष्टाद्वैत का दर्शन था, उसकी केंद्रीय सारतत्व को लेते हुए परम पूज्य स्वामी चिन्नाजीयर स्वामी जी जो एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए और उसके परिमार्जन, परिवर्धन और परिष्करण के लिए, उनको भी मैं नमन करता हूं और सूचनार्थ बता रहा हूं कि वो परम पूज्य स्वामी जी हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी के एक सम्मानित सदस्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय परम पूज्य आचार्य जी श्याम शर्मा जी के प्रेरणा से उन्होंने भी एक शिक्षा और विद्या की जो ग्रंथ है उनका मैंने अध्ययन किया है उसको, और उससे बहुत दिशा हम लोगों ने ली है भारतीय शिक्षा बोर्ड में। उनकी संस्था के भी आचार्य जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। महर्षि अरविंदो जो एक सुप्रामेंटल और एक ऐसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं युवाओं के, और मानव उद्भवकारी प्रवृत्ति में अग्रेतर उसका मानस किस तरह से एक सुप्रामेंटल, एक बहुत ही अति चेतना के स्तर पर चला जाएगा, उसकी जो निरंतर प्रवक्ता रहे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी और देश की संस्कृति को दिशा देने के रूप में भी एक महनीय कार्य किया। उनकी प्रतिनिधि सभा भी अरविंदो सोसाइटी पूरे देश में कार्य कर रही है, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं। उनको भी हृदय के अभ्यंतर से बहनों को प्रणाम करता हूं। हमारे मध्य में जो सनातन धर्म प्रचार प्रतिनिधि सभा के लोग उपस्थित हैं, मेरी डॉक्टर देशबंधु जी जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात हुई थी। उनका कार्यक्रम कर्नाटक में था, अन्यथा वो स्वयं आने को तत्पर थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी तिथि में अवश्य आकर के पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद भी लूंगा और अपनी संस्था की ओर से जो भी सहयोग हो सकता है उससे मैं निश्चित रूप से जुड़ूंगा। तो उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि बहनों को भेजा हुआ है, मैं उनको भी बहुत प्रणाम करता हूं। प्रचार प्रतिनिधि सभा, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, लाहौर में की थी अगर मैं करेक्ट हूं तो।
क्योंकि मैं चूंकि वाराणसी का रहने वाला हूं, पंडित मदन मोहन मालवीय की कर्मस्थली रही है वाराणसी, इसलिए उनका इतिहास पढ़ते हुए उनके उस शैक्षणिक संस्थाओं के गर्भ से भारत के अनेक संन्यास परंपरा के समर्थ प्रतिनिधियों का उद्भव हुआ है, इसलिए ऐसी संस्था को भी प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में अगस्त्या फाउंडेशन के नितिन जी हैं और उनकी टीम है। ये लोग ये प्रयोग कर रहे हैं कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगस्त्या फाउंडेशन, जिसका नाम ही है जो महर्षि अगस्त के नाम पर, जो दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति के मौलिक मूल रूप से ऋषि माने जाते हैं, और जिन्होंने अगर वशिष्ठ ने, महर्षि वशिष्ठ ने और महर्षि विश्वामित्र ने अगर राम को दीक्षा दिया उत्तर भारत में, महर्षि वशिष्ठ ने ज्ञान दीक्षा और शस्त्र दीक्षा महर्षि विश्वामित्र ने, लेकिन आग्नेयास्त्र जो थे, आज की जो मिसाइल अगर आधुनिक भाषा में कहूं तो रावण से विजय प्राप्त करने के लिए किन योद्धक सामग्रियों की आवश्यकता है अति विकसित, क्योंकि रावण तो अति विकसित था, उसको अगर किसी ने दिया तो महर्षि अगस्त और लोपामुद्रा ने दिया था। उनके नाम से अगर कोई संस्था आ रही है यहाँ पर तो मैं उसको भी बहुत प्रणाम करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चूंकि अगस्त संहिता पूरी विज्ञान सम्मत विद्युत उत्पादन की पहली पद्धति अगस्त संहिता से उभरती है, इसलिए विज्ञान सम्मत धारणाओं के प्रचार प्रसार में आप भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़ेंगे, और आपसे मेरी कई बार गोष्ठियों में वार्ता भी हो चुकी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। आप लोग तो महर्षि विवेकानंद केंद्र से हो, आपकी चर्चा पहले ही कर दिया मैं, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा करते हुए। इसके बाद हमारे बीच में भरत शाह जी उपस्थित हैं, जो जैन एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और इनकी एक विशेषता ये भी है पूज्य स्वामी जी कि जितने भी जैन से संबंधित एजुकेशन ट्रस्ट हैं अन्य, उन सब में ये ट्रस्टी हैं। क्या नाम है शाह जी का पूरा? भरत शाह जी। भरत शाह जी। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, और उनके जैन एजुकेशन ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। सन्यासी भी है ना, कहाँ आगे आ रहा हूं मैं, कौन से जैन परंपरा के? हाँ, एक जो आपके जैन मुनि है ना, प्रमाण सागर जी, और जो IITian है उनके साथ, वो दोनों लोग हमारे बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। और प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने हमारी पुस्तकों को मंगा करके मेरी उपस्थिति में पूरा अध्ययन किया 4 घंटे, और इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को मैं अपने हर जो भी हमारे बौद्धिक विमर्श के जो भी गोष्ठियां होंगी उनमें मैं इस पुस्तकों को ले जाऊंगा और उसकी चर्चा करूंगा। उन्होंने अब तक 20 जगहों पर चर्चा की है कि अपने अनुयायियों को अगर भारतीय खुद IITian है ना, खुद IITian है, सन्यासी भी। और उसी तरह से एक IITian संत है नाथ संप्रदाय के, वो चूंकि US में थे, वो अपने व्यक्ति को नहीं भेज पाए स्वामी जी, स्वामी निर्मलानंद नाथ जी महाराज चुनचुनगिरी मठ के, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद भेजा है। और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे, हमसे उनकी वार्ता तो होती ही रहती थी, लेकिन मैं समूह में चाह रहा था उनका कोई प्रतिनिधि आए, लेकिन वो चूंकि USA में थे तो उन्होंने कहा कि मैं किसी समर्थ व्यक्ति को ही भेजना चाहता हूं, मैं अगली बार जनवरी में भेजूंगा। वो भी IITian संत है, मैंने इनकी चर्चा इसलिए की, वो IIT टर्न्ड सेंट, अगर अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं ना IIT टर्न, तो वो एक IIT में पूर्णतः विद्या अर्जन करने के बाद संत हैं, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में उनके भी 100 संस्थाएं चलती हैं दक्षिण भारत में। तो उन्होंने भी कहा है कि मैं पूरी तरह से जुड़ा हूं, और वो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी के सदस्य हैं। और सब ये लोग जो सदस्य हैं, पूज्य स्वामी मुरारी बापू जी मार्गदर्शक हैं, पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज जी हमारे मार्गदर्शक हैं, लिंगायत प्रमुख जो श्री श्री सिद्धागिरी लिंगा स्वामी हैं वो भी हमारे मार्गदर्शक सदस्य हैं। शिव कुमार स्वामी जी के शिष्य, जो शिव कुमार स्वामी जी के शिष्य हैं, जो लिंगायत के आज के प्रमुख हैं। जैन मुनि जिनकी हमने चर्चा की, उनको भी हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी में लिया है। और लद्दाख से बौद्ध धारणा से जुड़े हुए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो हमारे गुरु जी हैं, उनको भी मैंने कहा है कि आप हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी में रहिए, और उन्होंने सहर्ष सहमति दी है।
विश्व संघ सेवा के, उनकी बहन मोनालिसा जी हैं यहाँ पर उपस्थित, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और एक ईसा फाउंडेशन का नाम आप सभी जानते हैं, सदगुरु जी की, जो आप अगर उनके प्रवचनों को देखेंगे तो ही always tries to explain the spiritual knowledge with context to the scientific temperament and scientific innovations. तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मैं भी फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, तो जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी कुछ विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश किया है। और उनके प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आए कई 2-3 बार आ चुके हैं, उनका और सदगुरु जी का बहुत ही, पूज्य स्वामी जी से बहुत ही आत्मीय संबंध है। और मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसलिए व्यक्तिगत नाम नहीं लिया स्वामी जी, कि मुझे नहीं लगता कि मैं स्वामी जी के बारे में चर्चा बहुत नहीं करना चाहता, लेकिन उससे पहले मैं जो एक जिनको हम सभी लोग बहुत ही पूज्या मां के रूप में मानते हैं, और आधुनिक भारत की, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ज्योतिपुंज है तो मां है केरल की अमृतानंदमयी मां। और उनके बहुत ही एक समर्थ प्रतिनिधि हमारे बीच में, जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं, हमारे स्वामी मोक्षात्मा जी उपस्थित हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो सुदूर दक्षिण से चल के इतनी यात्रा करके, अम्मा का इतना स्नेह है पतंजलि योग पीठ की संस्था पर। मैं स्नेह ही नहीं कहूंगा, बल्कि मैं मां का तो हमेशा आशीर्वाद होता है, तो उनके आशीर्वाद से ही हमारे बोर्ड आप्लावित होगा। और मैंने मां के यहां भी आग्रह किया था, और आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने मेल भी हमने भेजा था कि आप सादर अम्मा के प्रतिनिधि के रूप में हमको आशीषित करें। तो मैं ये भी निवेदन करूंगा कि मेरे इस निवेदन को पुनः आप वहां अम्मा के पास पहुंचा दीजिएगा। और पूज्य स्वामी जी तो हमारे मार्गदर्शक ही हैं, प्रेम विवेकानंद। और स्वामी जी ने कहा कि सदगुरु जी का संबंध है। मैं तो आपके साथ विगत सेवानिवृत्त होने के बाद 3-4 वर्ष हो गए, और विगत 30 वर्षों से स्वामी जी को मैं जानता हूं। आपकी पूरी सांघर्षिक आध्यात्मिक उत्कर्ष और एक बहुआयामी जो एक यात्रा है आपकी, शून्य से शिखर की, अनंत की ओर जो अग्रसरित है, उसको भी मैं साक्षी रहा हूं, सहयोगी तो नहीं लेकिन साक्षी रहा हूं। तो उस यात्रा में मैंने इधर 4 वर्षों में जो बहुत निकटस्थ रूप से मैं आपके साथ यात्राएं किया हूं, तो मुझे एक पंक्ति में ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद दोनों को अगर सम्मिलित रूप से 21वीं सदी में अगर कोई संस्करण हो सकता है, और महर्षि अरविंदों की चेतना अगर आपके मानस में हो सकती है, तो वो पूज्य स्वामी रामदेव जी ही। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं है मैं, क्योंकि मैं कोई दर्शन का या इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं कि उसको बहुत ही एक्सप्लोर करके बोलूं। मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूं, नाभिकीय विज्ञान का विद्यार्थी हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं। तो इसलिए मैं एक नाभिकीय तत्व के रूप में पहचाना, इसलिए मैं स्वामी जी से कहता हूं कि आप पूरे भारतीय सांस्कृतिक दार्शनिक विचारधाराओं के संश्लेषक के रूप में आपको प्रकृति ने दिव्यात्मा के रूप में आपका अवतरण किया है। और ये भारतीय संस्कृति को खंड खंड नहीं, बल्कि आचार्य चाणक्य के अखंड भारत की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए भारत की पूरी सामासिक संस्कृति के जो तात्विक बोध है, उसके साथ बच्चों का मानस कैसे गढ़ा जाए, ये दृष्टि आप में मैंने पाई है। इसीलिए मैं आपके साथ, आपके अनुयायी बन करके मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की यात्रा में हूं। और हाँ, स्वामीनारायण गुरुकुल के, जी माफ करिएगा भाई, भगवान भाई। गुरुकुलीय परंपरा में जैसे महर्षि दयानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी का बड़ा योगदान रहा, और गुरुकुल शब्द को बड़ा गौरव दिया उन्होंने। तो आर्य समाज के बाद उस गुरुकुलीय परंपरा को और गुरुकुलीय तत्वों को स्वामीनारायण परंपरा में बहुत गौरव मिला है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कार्यक्रम में स्वामी जी के साथ मैं गया भी,
मेरे साथ ही थे। और आपके वड़ताल में एक गुरुजी जो शिक्षा देखते हैं उनसे मेरी 45 मिनट वार्ता भी हुई थी। और हमारा जो है चाहे वो क्या है अपने पूज्य स्वामी हमारे वड़ताल गद्दी हो या दूसरे अपने अक्षर पुरुषोत्तम BAPS, हमारा तो एक ही काम है, भारत के सारे गुरु परंपरा संप्रदाय परंपरा हम उनके साथ एकात्म होकर के सेवा करना चाहते हैं। बड़ा संघर्ष करना पड़ा इसके लिए हमको, क्योंकि आप एक खेमे में नहीं तो कहते ये कौन है, ये इसका मैंने कहा भाई हम सब हमारे और हम सबके। तो ये सारी जो भारत की संप्रदाय परंपराएं गुरु परंपराएं हैं, हम सबको समान रूप से गौरव देते हैं। कई बार क्या होता है, एक संप्रदाय के प्रति हमारा विशेष आग्रह हो जाता है कि ये जो परंपरा है ये सर्वश्रेष्ठ है। तो अलग अलग कालखंड में महापुरुषों ने अपनी जो है सेवाएं दी हैं और युग धर्म के अनुरूप उन्होंने यहाँ इस समाज को जगाया है। तो उन युग धर्म के अनुरूप सारे युग सृष्टाओं को हम, अब जैसे हरिद्वार में आप देखें तो इधर पतंजलि योग पीठ है, उधर शांति कुंज है। तो हम पूज्य श्री राम शर्मा जी की जो दृष्टि है उसमें और महर्षि पतंजलि की दृष्टि में कोई अंतर ही नहीं करते। मैंने कहा दो संस्थाएं, हमारा ध्येय एक ही है। तो काफी लोगों ने शुरू में प्रारंभ में तो हमें हरिद्वार में ही बहुत जो है संघर्षों का सामना करना पड़ा। कोई कहता है ये स्वामी रामदेव जो है ये आर्य समाज से आया, गुरुकुल से पढ़ करके, ये आर्य समाजी है या सनातनी है। तो हमने अब एक नया शब्द घड़ लिया, मैंने कहा हम सर्व समाजी हैं। तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा प्रारंभ में हमको कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। हम RSS जो कि इस देश का बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, वैचारिक और रचनात्मक बहुत तरह की उसकी विशेषताएं कहें तो राष्ट्रवादी और अध्यात्मवादी में सब कुछ आ गया। एक राष्ट्रवादी और अध्यात्मवादी संगठन है। तो मेरे से कुछ लोग पूछते थे आप तृतीय वर्ष शिक्षित हो? मैंने कहा हाँ मैं शिक्षित तो हूँ, लेकिन वहाँ मैं गुरुकुल में तृतीय वर्ष नहीं, मैंने कहा मैं सप्तवर्ष शिक्षित हूँ। उसमें हमने RSS में, क्योंकि वहाँ अब 8-10 वर्ष तक वो गुरुकुलीय परंपरा नहीं है ना, वहाँ कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है। तो मैंने कहा भैया हम सारी भारत की, जैसे हमारे श्रद्धेय NP सिंह साहब कह रहे थे, सारी भारत की सांस्कृतिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, सारे ऋषि ऋषिकाओं की परंपरा, हम उस सबके ही तो साझे वंशधर हैं। ऐसे हाँ, भारत में जो सांस्कृतिक परंपराएं पनपी हैं उनमें सब में केवल उपासना पद्धतियों के नाम भेद है थोड़े बहुत, कहीं नाम और मंत्र जप आदि थोड़ा बहुत उपासना पद्धति के नाम पर, ध्यान के नाम पर थोड़ा बहुत भेद है। बाकी सारे भारत के, चाहे वो सनातन परंपरा है, चाहे जैन परंपरा है, चाहे बुद्ध परंपरा है, और उसी की अलग अलग सारी शाखाएं हैं, इन सब में कोई हम भेद नहीं देखते। और ये क्योंकि इस्लाम की और ईसाईयत की निष्ठाएं बाहर से जुड़ी हुई हैं और वो आयातित संस्कृतियां हैं। आयातित संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य बदल जाते हैं, उनके ध्येय बदल जाते हैं, निष्ठाएं बदल जाती हैं और धीरे धीरे एक अलग प्रकार का मानस वहां से उभरने लगता है। तो इसलिए सिंह साहब बोल रहे थे अपने स्वामीनारायण परंपरा के गुरुकुलों के बारे में, तो उनका भी बहुत बहुत ये अभी स्वामी जी ने जो बोला, एक तरह से हमारे जो प्रेजेंटेशन है भारतीय शिक्षा बोर्ड का, आप उसमें देखेंगे तो हमने लिखा है कि विकल्प रहित संकल्प एवं अखंड पुरुषार्थ से आप्लावित नेतृत्व परक व्यक्तित्व गणना। ये स्वामी जी का एक बहुत ही प्रिय वाक्य होता है कि बच्चों को कैसा होना चाहिए, अखंड पुरुषार्थी होना चाहिए और विकल्प रहित संकल्प। बहुत सारे कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। आज यूथ में देयर आर मल्टीपल कंफ्यूजन्स इन देयर माइंड, दे आर जस्ट रुमिनेटिंग ओवर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। उनके पास कोई एक विकल्प संकल्प नहीं है कि हमें ये करना है,
डिटर्मिनेशन जो होता है वही ऊर्जा देता है। और जो भी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि शिक्षा पद्धति सनातन संस्कृति के गर्भ से उद्भूत हो। अब यहां पर चूंकि सभी विद्वान हैं, मैं आप सभी से जब आपकी प्रस्तुतियां देखूंगा तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने सनातन को किस रूप में समझा है और आपने सनातन को किस रूप में, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि हम सनातन से हैं, तो वह जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अगर हम पूरी फिलोसॉफिकल जर्नी को देखें तो किसी भी दर्शन के, हमारी विदुषी बहन दर्शन की विभागाध्यक्ष हैं, दर्शन में 3 मौलिक तत्व हैं, चाहे उसको आप तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा कहिए या उसको कहिए मेटाफिजिकल, मॉरल एंड फंक्शनल मोड। तो जो आप अगर पूरे भारत की पूरी दार्शनिक विचारधारा को हम देखते हैं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ पढ़ने का, शौक में, किसी विषय के रूप में तो नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने देखा वेदों के भाष्य, उपनिषदों के भाष्य, उनके षड्दर्शन और बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, तो चाहे वो 6 दर्शन में पतंजलि दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, फिजिक्स का होने के नाते वैशेषिक ज्यादा अच्छे से पढ़ा, तो वो अगर देखते हैं हम तो मुझे लगता है कि पूरी, चाहे बाद के अलवार, नैनार, जितने भी वेदांत के अलग शाखाएं, सबको देख लीजिए अगर आप, तो वो तीसरे वाले पक्ष पर भिन्नता हो सकती है। जैसा स्वामी जी ने कहा कि उपासना पद्धति पर, मोड ऑफ फंक्शनलिज्म, जो इसका क्रियात्मक पक्ष है, जो आलंबन पक्ष है, उसमें भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन उसके नैतिक पक्ष में कोई अंतर नहीं है। और उसके मेटाफिजिकल पक्ष पर, तात्विक आधार पर तो किसी प्रकार का भेद ही नहीं है। तो इसलिए जब मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड को देखता हूं सनातन के रूप में, तो उस इटर्नल वैल्यूज को लेता हूं जो वेदों की रीति व्यवस्था से आप्लावित है, जो आज विज्ञान भी यही कह रहा है कि आप जो साइंटिफिक ऑर्डर ऑफ द कॉस्मॉस है, अगर उससे अलाइंड नहीं है, इफ यू डोंट हैव रेजोनेंस विद द नेचर्स डायनामिज्म, तो आपका अस्तित्व खतरे में है। तो ये जो बोध था ये सबकी समान है, और स्वामी जी की इसी धारणा को लेकर के हम उसकी तात्विक जो अभेद है भारत की सांस्कृतिक यात्रा में, उसको हम केंद्रीय बिंदु के रूप में अपने सारी पुस्तकों में, चाहे हमने कैरिकुलम डिफाइन किया, ओबियसली एनसीएफ को हमने फ्रेमवर्क का उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया है, रंच मात्र भी नहीं किया है, ताकि हमारा बच्चा प्रतियोगी दुनिया में भी एक अपनी दक्षता के साथ खड़ा हो, अतिरिक्त दक्षता के साथ बल्कि खड़ा हो। चाहे जेई नीट का एग्जाम देना हो, चाहे उसको यूपीएससी का एग्जाम देना हो, चाहे कहीं विदेशों में किसी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ना हो, उसके उस दक्षता में कोई भी समझौता नहीं है। लेकिन जो टूल्स हैं वो तो उपकरण है ना, दक्षता स्किल तो उपकरण है, असली स्किल तो चाहिए डिस्पोजिशन, वैल्यूज, उस बच्चे का स्वभाव कैसा है, उस बच्चे का मूल्यबोध क्या है, मानस, वो कैसे उसका उपयोग करेगा, जो अंतःकरण चतुष्टय कितना शुद्ध है, उसका तो तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार जो 5 कोश हैं, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, उनके अंदर पारस्परिक तादात्म्य है कि नहीं, उनके अंदर जो गढ़ना है, अगर मैं साइंस की भाषा में कहूं, द 5 ऑर्बिट्स ऑफ द एलिमेंट, उसके 5 कक्ष किस तरह से आपस में सिंक्रोनाइज हैं, संयोजित हैं, और उनकी पूरी की पूरी परिष्करण है कि नहीं, भारतीय दृश्य से परिष्करण है कि नहीं। तो अंतःकरण चतुष्टय पंचकोश को पूरी की पूरी हमारी पेडागोजिकल अप्रोच में हर विषय में हमने इसको अपलावित किया, अभिसिंचित किया उससे, कि बच्चे को हम खंड खंड में नहीं गढ़ेंगे, उसका हमने मन ठीक कर दिया, बुद्धि ठीक कर दिया, लेकिन मौलिक जो तात्विक अस्तित्व है, आत्मा के प्रश्न तक नहीं गए हम, तो उसको हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग स्वामी जी हमसे ये भी तर्क करते हैं विद्वान कि आप क्यों कह रहे हैं कि बुद्धिज्म और वेदों में विरोध नहीं है। अंग्रेज फिलोसोफर्स ने तो बहुत कहा, हमने कहा वो कहते रहोगे, मैं तो उसको अगली यात्रा मानता हूं अपनी सांस्कृतिक उद्भवकारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक फर्दर स्टेप है। अगर बौद्ध दर्शन में अष्टांग की बात करेंगे, सम्यक
संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आठों किस तरह से भिन्न है वेदों और उपनिषदों की मान्यताओं से कोई विद्वान नहीं बता पाता। हाँ, आत्मा के अव्याकृत प्रश्न कह के उन्होंने अगर कहा कि नहीं भी जीवन को स्किलफुल करो, कैसे दुख को दूर करो, ये उनका अपना एक अगला चरण था। भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि द्वारा संचालित वह शिक्षा बोर्ड है जिसमें पूरी भारत की सांस्कृतिक सनातन यात्रा भी है और एनसीएफ के सारे जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और यदि इसको जैसे श्रद्धेय एमपी सिंह साहब कह रहे थे, हम उसमें मैथ की बात की जाए तो वैदिक मैथमेटिक्स है, साइंस के जहां संदर्भ हैं तो वैदिक साइंस का जितना समावेश हो सकता है अपने सांस्कृतिक संदर्भों के साथ वो वैदिक साइंस भी है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो हम वेदों से अंश ले सकते हैं, अब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, पूरी की पूरी साइंस, आधुनिक अनुसंधानों को हम, ये कोई खींचाताने वाला मैटर नहीं है कि सब कुछ वेदों में ही है। वहां वेदों में उसका स्रोत होगा तो उसको साथ में लिए गया, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। हिस्ट्री में जरूर हमने इतना रखा है कि अपने भारतीय मानदंडों को, भारतीय अपने महापुरुषों को, भारत की सांस्कृतिक यात्रा को सतयुग, द्वापर, त्रेपा से लेकर के आज तक अपने सारे पूर्वजों को 80% गौरव दिया है हमने अपनी भारत की यात्रा को, और 20% गौरव दिया है हमने, यस गौरव क्या, बाहर वालों को तो हमने स्थान दिया है। 20% जो आक्रांता है उनको, और वे 80% उसको बाहर वालों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। तो हमने बाहर वालों को महिमा मंडित नहीं किया है, उनको बच्चों को पता हो इसलिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर है, लेकिन उनकी सारी प्रेरणाएं अपने पूर्वजों से मिले तो इतिहास में, लेकिन उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि इन्होंने किसी पक्ष को छोड़ दिया। तो इतिहास में हमने स्पेस को लेकर के जो है पूरा, आप उसको यदि अपने वैचारिक पक्ष की दृष्टि से कहें तो हमने उसको सर्वोपरि गौरव देते हुए उसको स्पेस हमने 80% दे दिया, 20% में जो दूसरों के लिए कहना था वो कह दिया, तो इसमें सब कुछ आ गया। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये कोई इसमें पक्षपात है, कोई भेदभाव है, कहीं पर ये है वो है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब कुछ नहीं किया। तो इतिहास में बहुत हमने ध्यान रखा है और उसका एक भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा हमने इतिहास में, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद यहां खड़ा होता है इतिहास में। और दूसरा फिर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और अन्य भारतीय भाषा, चारों को हमने समान रूप से महत्व दिया है। और उसमें जो भाषा तो भाषा होती है, उसमें तो लैंग्वेज इज लैंग्वेज, देयर इज नो एनी फिलॉसफी। उसमें जो कंटेंट है वो हमने वेद, दर्शन, उपनिषद और सारी सनातन सांस्कृतिक यात्रा का समावेश कर दिया, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, और जो भी अपने भारतीय भाषाएं हैं, चारों को समान रूप से महत्व दिया है उसके अंदर। तो ये एक संक्षेप सा परिचय है और उसके सारे जो पक्ष हैं वो सामने भी विश्लेषणात्मक, जो सबसे अधिक हमने स्वामी जी इस पर भी दिया है। हाँ। आपकी इजाजत से मैं बता दूं, जो वैल्यूज है ना, जो भी हमारे वैल्यूज थे वेदों, उपनिषदों के और भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी संपद के, पतंजलि योग दर्शन के यम नियम के, जैन के पंच महाव्रत के और बुद्ध के अष्टांग के, या जो भी जितने भी और दार्शनिक यात्राएं, उनके बीच से जो एक इथिकल वैल्यूज और जो तात्विक मेटाफिजिकल वैल्यूज थे उनको हमने एक जगह किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को उसके साथ में अलाइन किया और फिर ग्लोबल वैल्यूज के साथ मैपिंग करके और उसको फिर एक कॉन्टेक्चुअलाइज करके जो भी पाठ लेसन हमने रखा है, चाहे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश किसी में, कि ताकि बच्चा जब पढ़े तो उसके अंदर कोहेरेंट हो नैरेटिव। एक खंड खंड नैरेटिव हो जाती है, कभी एक लेसन में कुछ पढ़ा दिया गया, दूसरे में कुछ पढ़ा दिया गया। हमने ध्यान रखा है कि सारी अगर पाठ पढ़ ले हो, चाहे पहली से लेकर 10वीं तक, 8वीं तक, तो उसका जो नैरेटिव हो क्लियर हो, भारत बोध हो, भारत सापेक्ष हो और भारत की सांस्कृतिक जो निकष तत्व हैं, जो न्यूक्लियर थॉट्स हैं, उसके अनुसार हो। ये पूरी कोशिश, भारत और भारतीयता परक उसका मानस हो, बस सीधी सी बात ये है। अब इसमें क्या होता है, अभी जितने भी चाहे सीबीएसई का है, स्टेट बोर्ड के हैं या और भी जो अभी कुछ बोर्ड है, तो दो ही मेन है, बाकी तो जो है। अब इसमें तो आपको जैनिज्म के बारे में कोई
कोई छोटा बहुत मामूली सा स्पर्श मिल जाए तो मिल जाए। जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और सनातन धर्म के मूल्यों को तो ये कह करके कि भारत एक जो है सेक्युलर स्टेट है, तो सेक्युलर का अर्थ ही कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया कि इसमें जो है सांस्कृतिक यात्रा और भारत के जो सनातन तत्व उसके बारे में तो बात ही नहीं हो सकती। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में सारे सनातन बोध को एक साथ लेकर के चले हैं, ये एक खास बात है। क्योंकि अब हम ये तो नहीं कह सकते इसमें कि पूरा जैनिज्म के सारे सूत्र अक्षर से आ जाएंगे, उनका तत्व बोध आ जाएगा, जैनिज्म के, बुद्धिज्म के, सिखिज्म के, सनातन के। और इस यात्रा में हमने एक ये भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण होता है कि जैसे आपने सारे संदर्भों को कहा है कि श्री अरविंद जी के अतिमानस चेतना की जो व्यक्तित्व वो घड़ना चाहते थे वो भी आ जाए। स्वामी विवेकानंद जो शौर्य, वीरता, पराक्रम चाहते थे और अध्यात्म में उसकी जड़ें हों वो भी आ जाए। महर्षि दयानंद जो तर्कशील मानव घड़ना चाहते थे वो भी आ जाए। आरएसएस जिस राष्ट्रवाद, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है वो भी उसमें आ जाए। हमारा जीवन पूरा अपनी मातृभूमि के लिए अर्पित रहे। अखंड पुरुषार्थ हम सब बातों में ये हमने मूल में रखा है कि बच्चा यदि 18 घंटा पुरुषार्थ करने का उसका स्वभाव हो जाएगा तो बाकी तो अपने आप उसकी जीवन में सृजन होगा ना। खाली यात्रा हमारी बौद्धिक ना रह जाए। बौद्धिक विचार तो एक जो है एक संवेदना है, एक प्रेरणा है। वो प्रेरणा घटित नहीं होगी तब तक एक्शन में। हमारे सदगुरु जी भी कहते हैं बार बार कि आपको अपने ऊपर काम करना, अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस, इसके ऊपर काम करो, आपका काम हो गया। तो सारी चीजों का एक समग्रता से समावेश हो, ऐसी चेष्टा की है। फिर भी आपको ऐसा लगता है, आप पढ़िए, अभी तो 8वीं तक की किताबें हैं, उसी क्रम में उनके जो और गूढ़ तत्व हैं अपने सारी सांस्कृतिक यात्रा के 9वीं में, 10वीं, 11वीं, 12वीं में उनका और समावेश किया जाएगा। समझिए आपके मार्गदर्शन में हम ये भी कर रहे हैं कि जैसे फिलॉसफी अभी एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, जो सोशल साइंस का एक बहुत अनिवार्य घटक होना चाहिए, क्योंकि जो मानस होता है वो दर्शन की यात्रा से ही अपने गौरव प्राप्त होता है। तो हमने ये रखा है कि अब 7वीं 8वीं में तो हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म को थोड़ा ला दिया है, उनका दर्शन, और वेद उपनिषद तो पहली कक्षा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और सनातन के सारे तत्व पहली कक्षा से ही, पहली कक्षा से नहीं, 7वीं 8वीं में नहीं, लेसन दे दिया। हाँ, हमने पहली कक्षा से जो जैन धर्म की मूल शिक्षाएं, जो बौद्ध धर्म की, हमारे सिख धर्म की और सनातन की मूल शिक्षाओं को पहले माने प्रत्यूष से, प्री प्रत्यूष से और अरुण उदय माने क्या बोलते, प्राइमरी, प्रत्यूष, LKG, UKG, वहां से ही हमने शुरू किया है, वहां से मूल शिक्षाएं शुरू कर दी हमने। मैं समझ ये बता रहा था ना कि जो पाठ है, हाँ, हिंदी में, संस्कृत में, हमने पाठ भी बच्चों की भाषा के अनुकूल पतंजलि योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, हाँ, जैन दर्शन, उसको एक चैप्टर के रूप में भी देना शुरू किया है 6ठी 7वीं 8वीं से। ये भी अच्छे। और 9वीं 10वीं पर आने के बाद, चूंकि वेदांत दर्शन समझना थोड़ा और उम्र हो जानी चाहिए, तो वेदांत को हम ले रहे हैं 9वीं में। हाँ, और फिर जो और चर्चाएं करनी है वो 10वीं में हम अपने साहित्य की पुस्तकों में पढ़ाएंगे उन्हें साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में बहुभाषिकता भी डाल रहे हैं। अगर मलयालम की कोई कविता है, तमिल की कोई कविता है, कन्नड़ तेलुगु की है, बंगाली की है, गुजराती की है, कोंकणी की है, तो मैंने हर कक्षा में कम से कम 2 पाठ हिंदी में वहां के अच्छे रचनाकारों के कविताओं और कहानियों को हिंदी अनुवाद करके रख लिया है। मणिपुर का भी रखा है हमने, संथाली का भी रखा है हमने, और आदिवासियों का तो इतना ध्यान मिलेगा आपको हमारी किताब में, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि हम अतुल्य भारत की बात करते हैं लेकिन अदृश्य भारत की बात नहीं कर रहे हैं। एक अदृश्य भारत भी है, और जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र है उसको दृश्य कराना है, उनके महानायकों को लाना है। तो हर हमारी पुस्तक में आपको, चाहे इंग्लिश, चाहे संस्कृत, चाहे हिंदी, पढ़ेगा साहित्य, भाषा, हाँ, लेकिन उसमें पाठ मिलेगा आपको अनिवार्य रूप से एक ऐसे आदिवासी महानायक या महानायिका का
जो महानायिकाएं और महानायक वो भी सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं कि झारखंड छत्तीसगढ़ के हो, पूरे भारत के। कोई केरल का है तो कोई तेलंगाना का है तो कोई नॉर्थ ईस्ट का है तो कोई कश्मीर का है, कोई राजस्थान गुजरात बॉर्डर का है, ताकि एक समूचा भारत, एक अखंड भारत के रूप में लगे कि सबका योगदान है भारत के। तो इसमें आदिवासी वनवासियों से लेकर के आजकल ये राजनीति में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, और एक पक्ष उसका मानना भी पड़ेगा हमको कि कुछ लोगों तक पूरे भारत की यात्रा हम समेट दे, ऐसा ये न्यायपूर्ण नहीं है। तो जिनको आज दलित, शोषित, वंचित ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करके कहा जाता है कि इस समाज के लोगों का क्या योगदान था, तो फिर उस समाज के वहां जो है कुछ लोग अपने आप को कि हमारे ये महानायक थे और इनको गौरव नहीं दिया गया तो हम इनकी राजनीति कर रहे हैं और इनको हम वो है पुरोधा है। तो ये हमने स्थान ही नहीं दिया कि जितने भी भारत के महानायक हैं, किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी जो है पृष्ठभूमि से हैं, किसी भी जो है क्षेत्र से हैं, सारे भारत का समावेश जितना अधिकतम हो सकता है वो स्वामीनारायण की शिक्षा, भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री से लेकर के बोले जहां जहां जो हमारे हमें, अब इसमें फिर भी इतना करने के बावजूद भी हम ये नहीं करें कि हमने सब कुछ कर दिया है, बहुत कुछ बाकी है। आपके भी जो और सुझाव होंगे उसको हम इसमें समाहित करेंगे। ये मैं बात यहां कह सकता हूं, आज तक की भारत की आजादी के 78 वर्षों के बावजूद भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड हैं, वहां पर किसी ने यदि एक दो पाठ भी बदले तो दूसरी गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले उनको ही खत्म कर दिया। यह कार्यक्रम खत्मा खत्मी का भारतीय शिक्षा बोर्ड में नहीं होगा, यह बड़ी बात होगी।